मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन से संबंधित 6वां वीडियो है। हम लोगों ने पृष्ठ रसायन के 5वें वीडियो में कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरक को स्टार्ट किया था। अब हम इस वीडियो में भी कैटालिसिस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस का मतलब होता है वो अभिक्रियाएं जिनमें एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कैटालिसिस कहलाती हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में निर्मित होते हैं और उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद सम टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले देखेंगे एक्टिव सेंटर्स, सक्रिय केंद्र। उत्प्रेरक में सतह पर कुछ विशिष्ट स्थानों पर क्रियाशीलता अधिक होती है, क्योंकि इन स्थानों पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से अधिक होती है, जिससे इन स्थानों की सक्रियता भी अधिक होती है और इन्हीं को कहा जाता है सक्रिय केंद्र। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रमोटर। प्रमोटर को कहते हैं वर्धक। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ाता है, लेकिन जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं और स्वयं में उत्प्रेरक नहीं होते, वो कहलाते हैं प्रमोटर या वर्धक। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब होता है संदमक या कैटलिस्ट पॉइजन, उत्प्रेरक विष। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या तो कम कर देते हैं या नष्ट ही कर देते हैं। उन्हें कहा जाता है संदमक या उत्प्रेरक विष। जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं वो वर्धक, और जो कम कर दें या नष्ट कर दें उन्हें कहा जाता है विष, कैटलिस्ट पॉइजन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं। अगर उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है तो उसकी जो मुख्य 2 विशेषताएं हैं उनमें से एक है सक्रियता, जो केमिकल एडजॉर्प्शन की पावर पर डिपेंड करती है, यानी कि रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करती है। और दूसरा होता है सिलेक्टिविटी। एक विशिष्ट उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में एक विशिष्ट पदार्थ को निर्मित करने के लिए अभिक्रिया को प्रेरित करता है। मतलब एक विशिष्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक विशिष्ट उत्पाद ही बनता है। इस चीज को कहा जाता है सिलेक्टिविटी, चयनात्मकता। तो एक तो हम देखेंगे सक्रियता और दूसरा देखेंगे चयनात्मकता। फिर उसके बाद है सेफ सिलेक्टिविटी ऑफ जियोलाइट्स। जियोलाइट्स सिलिकेट होते हैं जिनमें मधुमक्खी के छत्ते के समान कैविटीज या गुहिकाएं पाई जाती हैं। इन गुहिकाओं में ये अभिकारक के, जो कि द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में हो सकते हैं, अणुओं को अधिशोषित कर लेते हैं, या इनमें द्रव अथवा गैसों को अधिशोषित करने की क्षमता होती है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो ये उनका उत्सर्जन करते हैं। जो भी द्रव या गैस के अणु अवशोषित होंगे उनका आकार उचित होना चाहिए, यानी कि गुहिकाओं के अनुरूप होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे सेफ सिलेक्टिविटी ऑफ जियोलाइट्स को। इस तरह से सबसे पहले हम देखेंगे एंजाइम कैटालिसिस,
या एंजाइम उत्प्रेरक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एंजाइम उत्प्रेरण या एंजाइम कैटालिसिस। वे अभिक्रियाएं जिनमें एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करती हैं एंजाइम कैटालिसिस कहलाती हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में निर्मित होते हैं। एंजाइम जटिल यौगिक हैं जिनका निर्माण नाइट्रोजन द्वारा होता है। वास्तव में एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं जिनका अणुभार उच्च होता है, या ये कहें उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं। चूंकि ये जीवित कोशिकाओं में निर्मित होते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है। एंजाइम वे अभिक्रियाएं जिनमें एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण कहलाते हैं। मैंने बताया कि एंजाइम का निर्माण जीवित कोशिकाओं में होता है और ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक या बायो कैटालिस्ट भी कहा जाता है। एंजाइम का निर्माण जीवित कोशिकाओं में होता है। तथा ये जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे लीबिग, उन्होंने ये बताया था कि ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। इनका अणुभार उच्च होता है।
तो वास्तव में एंजाइम उच्च अणुभार वाली नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक हैं, यौगिक होते हैं इनका निर्माण प्रोटीन से होता है। एक एंजाइम किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है और एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग सामान्य उत्प्रेरक की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। एक विशेष एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। अब हम एंजाइम कैटालिसिस के कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन। ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। स्टार्च का जल अपघटन डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराने पर माल्टोज मिलता है। और अगर स्टार्च का ही जल अपघटन किया जाए अमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में
ग्लूकोज प्राप्त होता है। सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। C12H22O11 ये सुक्रोज है और इसका जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। माल्टोज का जल अपघटन माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। C12H22O11 माल्टोज, इसका जल अपघटन जब माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। अगर यूरिया का जल अपघटन यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में हो तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिली एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो ये तो कुछ उदाहरण रही, एक बार फिर से देखते हैं। मैंने बताया ग्लूकोज डाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित होकर माल्टोज देता है। स्टार्च अमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित होकर ग्लूकोज देता है। सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जबकि होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। माल्टोज शुगर का जल अपघटन माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। जो ये यौगिक लिखे हुए हैं स्टार्च, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं और इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन केमिकल फार्मूला डिफरेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप दोनों में अलग अलग होते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटो समूह होता है। इसी तरीके से सुक्रोज और माल्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनकी निर्माणकारी इकाइयां भिन्न भिन्न होती हैं। यूरिया का यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन होने पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और दूध दही में लैक्टोबैसिली एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित होता है। ये तो रहे एग्जाम्पल्स ऑफ
एंजाइम कैटालिसिस। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषताएं। पहली विशेषता है हाई इफिशियंसी। उच्च दक्षता। एंजाइम के एक अणु में 1 मिलियन अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने की क्षमता होती है, या ये कहें कि इनमें उच्च दक्षता पाई जाती है। एंजाइम के एक अणु में अभिकारक के 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को उत्पाद में परिवर्तित करने की दक्षता होती है। दूसरी विशेषता है अति विशिष्टता, हाई स्पेसिफिसिटी। अति विशिष्टता। एक एंजाइम किसी एक विशेष जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, अतः इनकी प्रकृति अति विशिष्ट होती है। एक एंजाइम केवल एक ही जैव रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरित करता है। अतः यह अति विशिष्ट प्रकृति का होता है। अगली विशेषता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलतम ताप। प्रत्येक एंजाइम किसी एक निश्चित ताप पर ही अधिकतम सक्रियता प्रदर्शित करता है, इसे उस एंजाइम का अनुकूलतम ताप कहते हैं। अनुकूलतम ताप का मान सामान्यतः 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर
अनुकूलतम ताप प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित ताप पर अधिकतम सक्रियता प्रदर्शित करता है। इस ताप को अनुकूलतम ताप कहते हैं। इसका मान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। अनुकूलतम ताप से अधिक ताप होने पर एंजाइम की संरचना नष्ट होने लगती है, जिससे क्रियाशीलता कम हो जाती है, और अनुकूलतम ताप से कम ताप होने पर एंजाइम शिथिल हो जाते हैं, जिससे क्रियाशीलता कम हो जाती है। अगली विशेषता है ऑप्टिमम पीएच। अनुकूलतम पीएच प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर अधिकतम सक्रियता प्रदर्शित करता है। इसे उस एंजाइम का अनुकूलतम पीएच कहते हैं। इसका मान 5 से 8 के बीच हो सकता है। एक निश्चित पीएच पर अधिकतम सक्रियता प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित ताप पर अधिकतम सक्रियता प्रदर्शित करता है और इसका मान 5 से 8 के बीच होता है। इसे अनुकूलतम पीएच कहते हैं। पांचवी विशेषता है सह एंजाइम या इसी को कहते हैं को एंजाइम। कुछ विशेष पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, इन्हें सह एंजाइम कहा जाता है। सामान्यतः विटामिन सह एंजाइम का कार्य करते हैं, यानी कि विटामिन की उपस्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है।
कुछ विशिष्ट पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं। इन्हें सह एंजाइम कहते हैं। अधिकांशतः विटामिन सह एंजाइम का कार्य करते हैं। अगली विशेषता है सक्रियक या एक्टिवेटर्स। कुछ धात्विक आयन जैसे Na+ है, Mg++ है, Mn++ है, CO3+ है, Ca2+ है, इनकी जब बॉन्डिंग एंजाइम के साथ हो जाती है तो ये एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ा देती है। ऐसे धात्विक आयनों को सक्रियक कहा जाता है। जैसे अमाइलेज एंजाइम की क्रियाशीलता Na+ आयन की उपस्थिति में बढ़ जाती है। ये धात्विक धनायन जैसे Na+, Mn2+, कोबाल्ट 3+, कॉपर 2+ होते हैं, जो एंजाइम के साथ जुड़कर या बंध बनाकर एंजाइम के साथ बंध बनाकर उसकी क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं। जैसे Na+ आयन की उपस्थिति में
अमाइलेज एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगली प्रॉपर्टी है, अगला कैरेक्टरिस्टिक है संदमक तथा विष का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर और पॉइजन। संदमक तथा विष वे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम के सक्रिय समूहों के साथ संयोग करके उसकी क्रियाशीलता या तो कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। कुछ पदार्थ एंजाइम के सक्रिय समूहों से संयुक्त होकर उसकी क्रियाशीलता कम अथवा नष्ट कर देते हैं। इन्हें संदमक अथवा विष कहते हैं। जो पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर दें उन्हें संदमक कहते हैं, और जो एंजाइम की क्रियाशीलता नष्ट कर दें उन्हें विष कहा जाता है। अब हम एक बार पुनः एंजाइम की विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता है हाई इफिशिएंसी या उच्च दक्षता। एंजाइम के एक अणु में 1 मिलियन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स को उत्पाद में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। दूसरी विशेषता है अति विशिष्टता, हाई स्पेसिफिसिटी। एक विशिष्ट एंजाइम किसी एक विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तीसरी विशेषता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलतम ताप। प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित ताप पर अधिकतम सक्रियता प्रदर्शित करता है, इसे उस एंजाइम का अनुकूलतम ताप कहते हैं। इसका मान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इससे अधिक ताप होने पर एंजाइम की संरचना नष्ट होने लगती है, जिससे क्रियाशीलता कम हो जाती है, और इससे कम ताप होने पर एंजाइम की शिथिलता बढ़ जाती है या एंजाइम शिथिल हो जाता है, जिससे क्रियाशीलता कम हो जाती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम पीएच, अनुकूलतम पीएच।
प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर अधिकतम सक्रियता प्रदर्शित करता है, इसे अनुकूलतम पीएच कहते हैं। पांचवी विशेषता है सह एंजाइम को एंजाइम। कुछ विशिष्ट पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, इन्हें को एंजाइम कहा जाता है। अधिकांशतः विटामिन को एंजाइम का कार्य करते हैं। अगली विशेषता है सक्रियक या एक्टिवेटर्स। ये धात्विक धनायन होते हैं, जैसे Na+, Mn2+, CO3+, Cu2+। जब ये एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं तो ये एंजाइम की सक्रियता बढ़ा देते हैं। जैसे Na+ की उपस्थिति में अमाइलेज एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है। अगली विशेषता है संदमक अथवा विष का प्रभाव। कुछ पदार्थ एंजाइम के सक्रिय समूहों के साथ जुड़कर उसकी क्रियाशीलता कम कर देते हैं, इन्हें संदमक कहा जाता है। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़कर उसकी क्रियाशीलता नष्ट कर देते हैं, इन्हें विष कहा जाता है। ये तो रहा उत्प्रेरकों की विशेषताओं के बारे में। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को की एंड लॉक प्रिंसिपल यानी कि ताला कुंजी सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। जिस तरीके से प्रत्येक ताले की एक विशिष्ट खांचे युक्त चाबी होती है, जब उस चाबी को उसमें फिट किया जाता है तो अंदर ताले के अंदर स्प्रिंग से सेफ्ट लगी होती हैं, और जैसे ही उचित आकार की चाबी डाली जाती है और उसे घुमाया जाता है तो ताला ऑपरेट करता है, बंद भी होता है और खुलता भी। उसी तरह प्रत्येक एंजाइम की सतह पर विशिष्ट आकार की गुहिकाएं पाई जाती, कैविटीज पाई जाती हैं। जैसे एंजाइम हमने मान लिया कि ये है, तो इसमें विशेष आकार की गुहिकाएं होती हैं और इन गुहिकाओं में उचित आकार के अणु आकर के फंस जाते हैं। ये हो गया सबस्ट्रेट। एंजाइम की गुहिकाओं में विशिष्ट क्रियात्मक ग्रुप होते हैं, सक्रिय ग्रुप होते हैं, जैसे NH2, COOH, SHOH। जब क्रियाधार या सबस्ट्रेट या अभिकारक इन कैविटीज में आकर फंसता है तो यह कैविटीज में उपस्थित सक्रिय समूहों के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके मध्यस्थ यौगिक बनाता है। इस प्रकार जो ये मध्यस्थ यौगिक बनता है, इंटरमीडिएट कहते हैं इसे, इंटरमीडिएट में अणु का विन्यास इस तरह होता है कि वह उत्पाद में वियोजित हो जाता है। तो जो इंटरमीडिएट बना है यही उत्पाद निर्मित करता है।
और जो उत्पाद निर्मित होते हैं वो उत्पाद एंजाइम की सतह से पृथक हो जाती है, क्योंकि उत्पादों की एंजाइम के प्रति बंधुता कम होती है। मान लिया ये P1 है और ये P2 है, तो ये जो उत्पाद है इनकी उत्प्रेरक के साथ चिपकने की प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए ये सतह को छोड़ देते हैं P1 P2 पृथक हो गए और उत्प्रेरक नए अणुओं के अधिशोषण के लिए स्वतंत्र हो गए। और एंजाइम नए अणुओं के अधिशोषण के लिए स्वतंत्र हो गए। ये उत्पाद हो गए और ये स्वतंत्र एंजाइम हो गए। एंजाइम की क्रियाविधि की व्याख्या ताला कुंजी सिद्धांत की एंड लॉक प्रिंसिपल के आधार पर निम्न बिंदुओं में की जा सकती है। पहला है, एंजाइम की सतह पर विशेष आकार की कैविटीज होती हैं जिनमें सक्रिय समूह NH2, COOH, SH, OH आदि पाए जाते हैं। इन गोहिकाओं में पूरक आकृति वाले, मतलब जो गोहिका की आकार है उसी के अकॉर्डिंग आकृति वाले अविकारक अणु आकर के फंस जाते हैं और सक्रिय समूहों के साथ संयोग करके मध्यस्थ यौगिक बनाते हैं। मध्यस्थ यौगिक में अणु का विन्यास इस प्रकार होता है कि वह वियोजित होकर उत्पाद देता है। मध्यस्थ यौगिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उन उत्पादों की बंधुता कम होती है। उत्पादों की बंधुता एंजाइम के प्रति अत्यधिक कम होने के कारण वे एंजाइम से पृथक हो जाते हैं और एंजाइम नए अभिकारक अणुओं को अधिशोषित करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ये तो रहा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अब हम देखेंगे एक्टिव सेंटर्स या सक्रिय केंद्र। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे एक्टिव सेंटर्स या सक्रिय केंद्र। उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं या अधिशेष बल होते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक की सतह के अंदर स्थित परमाणुओं के निकटवर्ती परमाणुओं के साथ बंध बनते हैं, जिससे अंदर स्थित परमाणुओं पर अधिशेष बल नहीं होते। किंतु जो परमाणु सतह पर होते हैं उनके एक और निकटवर्ती अणु न होने के कारण मुक्त संयोजकताएं या अधिशेष बल होते हैं। इन अधिशेष बलों द्वारा ये अपकारक के अणुओं का अधिशोषण करते हैं। उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या कुछ विशिष्ट स्थानों जैसे कॉर्नर्स पर या पीक्स पर, कोनों पर या श्रृंगों पर, या फिर गर्त में अधिक होती है। कोनों पर अधिक हो सकती है मुक्त संयोजकताओं की संख्या, श्रृंगों पर हो सकती है और गर्तों में हो सकती है, जिससे इन स्थानों पर
अधिशोषित होने वाले अणुओं की संख्या भी अधिक होती है और इसलिए इन्हें सक्रिय केंद्र कहा जाता है। उत्प्रेरक की सतह पर अनेक मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। इन संयोजकताओं की संख्या कुछ विशिष्ट स्थानों जैसे कोनों, सुरंगों और गर्तों आदि पर, कोनों पर, सुरंगों पर और गर्तों पर अधिक होती है, जिससे इन स्थानों पर अधिशोषित होने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। इन विशिष्ट स्थानों को ही सक्रिय केंद्र या एक्टिव सेंटर्स कहते हैं। उत्प्रेरक का या तो पाउडर बना दें या फिर उसकी सतह को खुरदरा कर दें तो सक्रिय केंद्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, या ये कहें कि उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की सतह को खुरदरा करके अथवा उसका पाउडर बनाने पर सक्रिय केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ये तो रहा एक्टिव सेंटर्स या सक्रिय केंद्र के बारे में। अब हम देखेंगे कैटलिस्ट प्रमोटर या उत्प्रेरक वर्धक। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कैटलिस्ट प्रमोटर या उत्प्रेरक वर्धक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं में तो उत्प्रेरक नहीं होते, लेकिन यदि उत्प्रेरक के साथ प्रयोग किए जाएं तो वे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe का प्रयोग उत्प्रेरक की तरह किया जाता है और MO का प्रयोग उत्प्रेरक वर्धक की तरह किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक तथा MO उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। MO स्वयं में उत्प्रेरक नहीं होता है, लेकिन Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, इसलिए इसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। N2 + 3H2 changes into 2NH3 and in this reaction Fe acts as catalyst and MO acts as catalyst promoter। ऐसा माना जाता है कि वर्धक क्रिस्टल जालक में वृद्धि करता है या सुरंग और गर्तों की संख्या में वृद्धि करता है। जैसे Fe में जब हम MO मिलाएंगे तो मॉलिब्डेनम Fe परमाणुओं के बीच में आ जाते हैं। मॉलिब्डेनम के परमाणु Fe परमाणुओं के बीच में आ जाते हैं, जिससे Fe परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पर दूरी D2 मान लें और यहाँ पर दूरी D1 माने तो D1 विल बी लेस देन D2। दूरी बढ़ जाने के कारण उत्प्रेरक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिससे अधिशोषित होने वाले अवकारक अणुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। एक धारणा तो ये है कि जालक में वृद्धि करता है, और दूसरी धारणा ये है कि उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की सतह पर सुरंगों एवं गर्तों की संख्या में वृद्धि कर देता है। और जब मेरे बेटे सुरंगों एवं गर्तों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो सक्रिय केंद्रों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी
और जब सक्रिय केंद्रों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो अधिशोषित होने वाले अणुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी और इस तरह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये तो रहा वर्धक के बारे में। अब हम देखेंगे उत्प्रेरक विष या संदमक। हम समझेंगे उत्प्रेरक विष या कैटलिस्ट पॉइजन को। कुछ पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता या तो कम कर देते हैं या बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहा जाता है। इनकी अल्प मात्रा ही उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने या नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक विष के अणु या तो उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे अवकारकों को अधिशोषित होने के लिए स्थान नहीं मिलता, या फिर उत्प्रेरक विष के अणु उत्प्रेरक के साथ रासायनिक संयोग करके कोई दूसरा यौगिक बना लेते हैं, जिससे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। वे पदार्थ जिनकी अति अल्प मात्रा उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम अथवा नष्ट कर देती है, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष के अणु उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों की तुलना में अधिक अधिशोषित हो सकते हैं। जैसे प्लेटिनम की विषाक्तता CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुओं के अधिशोषण के कारण होती है। उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके अन्य यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। जैसे Fe की विषाक्तता H2S के साथ रासायनिक संयोग के कारण होती है। Fe H2S के साथ क्रिया करके FeS और H2 बनाता है। तो विषाक्तता के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि अवकारकों की तुलना में उत्प्रेरक विष के अणुओं की उत्प्रेरक के साथ चिपकने की प्रवृत्ति अधिक हो, तो उत्प्रेरक विष के अणु चिपक जाएंगे और अवकारक अणुओं के लिए स्थान नहीं बचेगा, या ये कहें कि अवकारक अणुओं के लिए मुक्त पृष्ठ नहीं उपलब्ध होगी। और दूसरा तरीका ये है कि उत्प्रेरक रासायनिक संयोग कर ले उत्प्रेरक विष के साथ और कोई दूसरा यौगिक बना दे। अब जब मूल यौगिक ही नहीं रहा, मूल उत्प्रेरक ही नहीं रहा, तो क्रियाशीलता भी नहीं रहेगी। ये तो रहा उत्प्रेरक विष के बारे में। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं। ठोस उत्प्रेरक धातु, मिश्र धातु, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड आदि हो सकते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताओं में एक तो है सक्रियता या एक्टिविटी। किसी भी ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता उसकी रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा मात्रा में रासायनिक अधिशोषण होगा, उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। यह रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करती है। और दूसरा जो गुण है वो है सिलेक्टिविटी, चयनात्मकता। एक निश्चित उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया में एक निश्चित उत्पाद बनने के लिए उस अभिक्रिया को प्रेरित करता है। मतलब अगर उत्प्रेरक बदलेगा तो उत्पाद भी बदल जाएगा। तो एक विशिष्ट उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को विशिष्ट उत्पाद बनने के लिए निर्देशित करता है। इसे उसकी चयनात्मकता या सिलेक्टिविटी कहते हैं। एक विशिष्ट उत्प्रेरक अभिक्रिया को विशिष्ट उत्पाद के निर्माण के लिए निर्देशित करता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में मीथेन और जल बनेगा। कॉपर ऑक्साइड अथवा जिंक ऑक्साइड
और Cr2O3, इन दोनों में से कोई एक ले लिया जाए और साथ में Cr2O3 लिया जाए तो मैथिल अल्कोहल बनेगा, मीथेनॉल। और अगर कॉपर के साथ 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इन्हीं गैसों को गर्म किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये तो रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट्स। अब हम आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक को देखेंगे और इस तरह के उत्प्रेरकों के उदाहरण हैं जियोलाइट। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स, जियोलाइटों द्वारा आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण। जियोलाइट एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं जिनमें सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जो विशेष आकार के होते हैं। इनका आकार 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक होता है। ये जो कैविटीज या गोहिकाएं या छिद्र मधुमक्खी के छत्ते के समान होते हैं और इनमें उचित आकार के अणु आकर के फंस जाते हैं। जो अणु आकर के फंसते हैं वो या तो गैस के होते हैं या फिर द्रव के होते हैं। जो अणु आकर के इन गुहिकाओं में फंसता है वह उचित समय आने पर इनके द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। जियोलाइट का उपयोग उद्योगों में अधिकता से किया जाता है। इनका उपयोग हाइड्रोकार्बन के भंजन और समावयवीकरण में होता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में नेचुरल और सिंथेटिक, प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के जियोलाइटों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक जियोलाइट होता है ZSM5, उसका उपयोग एल्कोहलों का निर्जलीकरण करके गैसोलीन बनाने में किया जाता है। जियोलाइट का सामान्य सूत्र MAlO2x SiO2y.NH2O होता है, जहां पर M एक धात्विक धनायन है जिस पर या तो एक धनावेश होता है या फिर दो धनावेश होता है, यानी कि M यूनिवैलेंट और बाईवैलेंट मेटल कैटायन है। तो इनका सूत्र हो गया MAlO2x SiO2y.NH2O, जहां पर M Na+, K+, Ca2+ है। कोई भी यूनिवैलेंट या बाईवैलेंट मेटल कैटायन हो सकता है। ये त्रिविमीय अतिसूक्ष्म सरंध्र माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। इनका सामान्य अणुसूत्र MAlO2x SiO2y.NH2O होता है, जहां M Na+, K+, Ca2+ आदि है। जियोलाइट का उपयोग पेट्रोकेमिकल उद्योग में हाइड्रोकार्बन के भंजन में, समावयवीकरण में, समावयवीकरण आदि में उत्प्रेरक की तरह किया जाता है। इनमें मधुमक्खी के छत्ते के समान विशेष आकार की गुहिकाएं पाई जाती हैं जिनका आकार 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक होता है। इन गुहिकाओं में उचित आकार के ठोस व द्रव अणुओं का अवशोषण तथा आवश्यकतानुसार उत्सर्जन होता है। पहले ये ठोस अथवा द्रव के अणुओं को अपनी गुहिकाओं में संचित कर लेते हैं और फिर जब आवश्यकता होती तो इनको गर्म किए जाने पर ये उनका उत्सर्जन कर देते हैं। जैसे जियोलाइट ZSM5 का उपयोग अल्कोहल का निर्जलीकरण करके गैसोलीन बनाने में किया जाता है। ये तो रहा सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। इसी के साथ ये यूनिट फिनिश होती है। आप सभी NCERT की बुक को पढ़ें,
उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करें। इन वीडियोस को बार बार देखें और अपने नोट्स तैयार करें। शेष माँ सरस्वती की कृपा।